अरिहंत। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु की संरचना एवं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आइए बात करते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। परमाणु जो होता है, जब सबसे पहले रदरफोर्ड ने परमाणु पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। सर्वप्रथम डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत को विकसित किया। परमाणु के परस्पर मिलने से अणुओं का निर्माण होता है। इस अध्याय में हम परमाणु की संरचना के विभिन्न प्रयोग, विचारों और तथ्यों आदि को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव प्रयोग, नाभिक की खोज। हुआ क्या? अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पतली स्वर्ण पत्ती लिया इन्होंने, ठीक है ना, ये हमारे पास पत्ती है। यहां से क्या किया? एक रेडियो एक्टिव यानी हमारे पास जो विकिरण उत्पन्न करती है ऐसा पदार्थ लिया, और पदार्थ से क्या हुआ? यहाँ लेड की ईंटें हैं, जो बाकी इसकी जो यहाँ से जाएंगे उसको अवशोषित कर लेगा। सिर्फ यहाँ से अल्फा कणों की किरण पुंज यहाँ से यहाँ जा रही थी। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि जो है अधिकतर जो प्रकाश है, जो अल्फा किरणें है ना, वो निकल जा रही सीधी। अधिकतर अल्फा किरणें सीधी निकल जा रही हैं। इसका मतलब जो है कि जो परमाणु है वो क्या है? खोखला है। पर ऐसा पाया गया कुछ किरणें जैसे गई, अगर ऐसे गई तो ऐसे वापस आ गई। इसका मतलब परमाणु के केंद्र में कोई ऐसा चीज उपस्थित है जो उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है और बहुत छोटे से एरिया में उपस्थित है। तो देखिएगा, कहानी ऐसे हुई। रदरफोर्ड ने 1919 में परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पतली पन्नी पर अल्फा यानी 2He4 नाभिक की बमबारी की और देखा कि अधिकांश कण धातु की पन्नी को पार कर सीधी रेखा में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि परमाणु हमारा खोखला है। बट वहां पे कह रहा है कि बीच में, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ पन्नी के बाहर निकलते समय अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। अगर मार्ग से विक्षेपित हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारा नाभिक क्या है? धनावेशित है, क्योंकि हमारा अल्फा कण भी क्या है? धनावेशित है। इसका मतलब यहाँ पे विक्षेपित हो रहे हैं। देखो यहाँ पे विक्षेपित हो रहा है अल्फा कण। बहुत ही थोड़े कण पन्नी से प्रतिकर्षित होकर लौट आते हैं। अब इसे क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, आप अल्फा कणों से जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला, एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा क्या है? अधिकांश अल्फा कण जो है स्वर्ण के बिना विक्षेपित यानी मुड़े हुए सीधे पार निकल जाते हैं। अतः रदरफोर्ड के परिमाण निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? अंदर से खोखला होता है। अब देखो कितनी सिंपल सी बात है। अगर सभी पार्टिकल निकल गए, इसका मतलब क्या है कि हर एक जगह कुछ बहुत ठोस पदार्थ नहीं है। पर हाँ, बीच में अल्फा कण जो है धनावेशित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो उसका केंद्र है वहां से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्रतिकर्षित कर रहा है, ये भी धनात्मक है और ये भी हमारा क्या होता है? तभी तो प्रतिकर्षित करेगा, तभी तो ऐसे निकल जाएगा। कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। अतः यह किसी धनावेशित वस्तु से ही विक्षेपित हो सकते हैं, यानी हमारा नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, इन्होंने बोला। अब देखिए, कुछ अल्फा कण 90 से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर पुनः लौट जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो उसके केंद्र में यानी अल्फा कण स्वर्ण पथ के परमाणु में से गुजरते हैं तो किसी संघट्ट या से तीव्रगामी अल्फा कण पुनः अपने पथ पर लौट आते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश एक अति सूक्ष्म स्थान पर क्या है? केंद्रित है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक्सपेरिमेंट से सारी चीजें एक्सप्लेन भी हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया जिसे नाभिक कहते हैं, अल्फा कण नाभिक के जितना निकट जाते हैं उस पर उतना ही अधिक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और उसका विक्षेपण कोण भी उतना ही अधिक होता है, क्योंकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है, जो कि परमाणु की त्रिज्या से बहुत कम होती है। अब विभिन्न कोणों पर प्रकीर्णन अल्फा कण की संख्या व प्रकीर्णन कोण के बीच का निम्न ग्राफ पाया गया। इस तरीके से ग्राफ पाया गया। देखिए यहाँ पे है अल्फा कणों की संख्या 10⁻7 अल्फा पार्टिकल कितने कोण पे? बहुत कम कोण पे क्या हुए? विक्षेपित हुए हैं। और 180 पे तो क्या हुआ? बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? 180 तक पहुंच पाए, यानी जैसे गए वैसे विक्षेपित हुए। ऐसे बहुत कम अल्फा पार्टिकल हुए। ये हमारे पास इनका ग्राफ आया, और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बता रहा है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हैं वो किसके यहाँ पर दिया है sin की पावर 4
θ/2 पे ये संख्या है किसकी, अल्फा पार्टिकल और जितने कोण में विक्षेपित होते हैं उनके बीच की। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रदरफोर्ड के अपने प्रयोग के आधार पर विभिन्न धातुओं के नाभिक में उपस्थित धनावेश की मात्राओं का अनुपात लगाया। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के भिन्न भिन्न धातुओं की झिल्ली पर आपतित कर निश्चित कोण पर प्रकीर्णन होने वाले कणों की ससूचित कर देखा कि वह संख्या भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न आती है। यानी जिससे स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न धातुओं के नाभिक में धनावेश की मात्रा अलग अलग होती है। यानी अगर हमारा यहाँ पे एक तो बहुत अच्छी बात है जो इनके एक्सपेरिमेंट में दिखी, क्या दिखी, देखिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग परमाणु की झिल्ली लिया और देखा कि अलग अलग विक्षेपण हो रहा है। जैसे पहले सोने में पाया गया उस तरीके से बाकी में नहीं पाया गया। इसका मतलब क्या है, जो नाभिक का प्रतिकर्षण है वो अलग अलग है सबके लिए, तो इसका मतलब इसमें जो उपस्थित धनावेश हैं वो भी अलग अलग है सबके। तो यहाँ से एक बात निष्कर्ष निकल आया कि अलग अलग परमाणु में जो उपस्थित, अलग अलग परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित धनावेश हैं वो अलग अलग है। आइए बात करते हैं रदरफोर्ड के उपयुक्त निष्कर्ष से यह माना गया है कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा अधिकांश दरम्यान उसके केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार जितना कम होगा अल्फा कण की नाभिक से सीधी टक्कर की संभावना उतनी ही कम होगी। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं नाभिक के आकार का आकलन। नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया गया, देखिए हुआ क्या, हमारे पास नाभिक है, देखिए हमारे पास नाभिक है, इसमें इसका परमाणु क्रमांक Z है, जिसमें कुल आवेश कितना हो जाएगा, धनात्मक Z/E। यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल फेंका गया कुछ स्पीड से, तो यहाँ गया, यहाँ सीधा करके वापस आया। अब यहाँ जब पहुंचा इसमें प्रतिकर्षण हुआ तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी 0 हो गई। यहाँ क्या लगाएगा, यहाँ लगाएगा U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू क्या, U फाइनल प्लस K फाइनल। इसका यूज करके हमें क्या पाएगा, इसकी त्रिज्या को माप लिया गया। तो यानी देखिए यहाँ पे न्यूनतम दूरी, यानी यहाँ से जाके जब क्या करेगा, इसको रिपल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा, ये जगह जाके इससे क्या होगा, इसका वेग 0 हो जाएगा। अब यही क्या होगी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, इसी को माना गया क्या, इसी के आधार पर उसके आकार का आकलन किया गया। अब बात करते हैं वही जो मैंने आपको बताया, तो आइए इस चीज को हम एक बार प्रूव कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक नाभिक है जिसका Z है परमाणु क्रमांक, तो इसके पास आवेश कितना होगा Ze। यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया तो इसका क्या होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल b वेलोसिटी से, तो क्या होगा, पहले मानते अनंत पे था तो क्या लिखेंगे, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू क्या लगाएंगे, U फाइनल प्लस K फाइनल। देखिए यहाँ पे कहानी ये है कि ये यहाँ पे जाके रुक जाता है और फिर वापस आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वेग इसका 0 हो जाएगा। इसके और इसके बीच क्या लगाते हैं, ये हम लोग आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, यानी हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, U इनिशियल हमारा अनंत पे है, दोनों पहले मानेंगे तो 0 होगा। K इनिशियल कितना है, हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू इसका वेग mv², ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं फाइनल, जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, r0 होगा, वही त्रिज्या क्या होगा K। इस पे कितना आवेश होता है अल्फा पार्टिकल पे, तो होता है, मैं लिख देता हूँ 2 प्रोटॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल पे, इंटू इसका क्या है Ze है, अपन के बीच की दूरी क्या है r0। पर यहाँ पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी यानी वेग 0 हो जा रहा है, तो इसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, r0 जो आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग के लिख दे रहे हैं, इसको लिख रहे हैं K, हाफ अल्फा हाफ मास ऑफ अल्फा और v² को लिख रहे हैं K, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू Z2Ze²/K, ये हो जाएगा हमारे पास त्रिज्या की गणना। बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे पास त्रिज्या की गणना का फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि सोने की पतली पन्नी परमाणु क्रमांक 79 की ओर आने वाले अल्फा का अधिकतम वेग क्या है, इतना है, जब वो फेंका गया होगा तो इसकी नाभिक का निकटतम पहुंचने की दूरी क्या होगी। तो बस वही फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, हमने फार्मूला यूज किया, बस हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला कौन सा यूज किया, यही त्रिज्या वाला, यानी हमारे पास क्या है, ये त्रिज्या वाला फार्मूला यूज किया गया और हमारे पास आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक उदाहरण के लिए। अभी उदाहरण में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक अल्फा कण है जिसकी गतिज ऊर्जा क्या दिया है, गतिज ऊर्जा दिया है K, कितना दिया हमारा 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सोने के नाभिक के कितने निकटतम तक पहुंच जाएगा,
देखिए अगर मैं सोने की नाभिक की बात करूँ तो उसका जेड कितना होता है, 79 होता है। तो क्या यूज करेंगे, हमारे पास जो सिंपल सी बात करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। शुरुआत में लगा रहा हूँ मैं, फार्मूला भी नहीं लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। इसका मतलब क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर होगा क्या, अंतिम स्थितिज ऊर्जा और क्या होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा। अब देखिए क्या होगा, जब वो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया इस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे टकराएगा, टकराने के जस्ट पहले क्या होगा, इसका प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पे का वेग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यू इनिशियल क्या है, अनंत में पहले मानते हैं, ये दोनों क्या है, अनंत दूरी पे है। के इनिशियल क्या होगा, इसका के है, दिया गया है। यू फाइनल क्या होगा, यानी इनके बीच का अब क्या हुआ, जब यहाँ पहुंच गए तो इसका पे जेड ई चार्ज है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल यानी 2e चार्ज है, तो क्या होगा के 2e इंटू जेड ई, अपान के बीच की दूरी प्लस 0। देखिए अगर मैं दूरी निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए आर आ जाएगा आपका के। अब देखिए ये हमारा के मतलब क्या है, ये हमारा, मैं इसको के डैश बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं गतिज ऊर्जा को के डैश बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे के अब आ जाएगा 2ZE² अपान क्या, के डैश। अब हमारा आर इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 की पावर 9 होती है, इसकी वैल्यू हमें पता है। ये क्या है, 2 जेड की वैल्यू क्या है, 79 है, ए की वैल्यू क्या है 1.6 10 की पावर -19 का स्क्वायर अपान क्या, ये दिया है कितना, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 मेगा मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 10 की पावर -19। अब जो त्रिज्या आएगी वो किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। इस तरीके से हमारी त्रिज्या क्या आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल, परमाणु मॉडल। अब जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया है उसने बात करते सन 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना के लिए अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इन्होंने पहली बात बोली कि परमाणु का अधिकतम भाग खोखला गोला होता है, जिसकी त्रिज्या क्या होती है, 10 की घात -10 मीटर होती है। देखिए परमाणु है, अभी नाभिक की बात नहीं हो रही। परमाणु के समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में होते हैं। नाभिक के चारों ओर 10 की घात -10 मीटर कोट की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन के कुल ऋण आवेश नाभिक में उपस्थित धनावेश के बराबर होता है। नाभिक के आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाने चाहिए। इस कारण इस समस्या को दूर करने के लिए रदरफोर्ड का यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बल्कि नाभिक के परितः वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इसलिए इसे ग्रही मॉडल कहते हैं। जिससे जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि होगा क्या, अगर मान लेते हैं हमारे पास नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कक्षा में, तो नाभिक तो क्या करेगा, इसको आकर्षित कर लेगा, इसको गिर जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कहानी कुछ ऐसी है कि ये घूमते हैं, अगर ये घूम रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये गिर नहीं रहे हैं। पर आगे बात आती है, इनका यही मॉडल, यही चीज गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें गति कर रहा है तो क्या होगा, ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, क्योंकि हमें पता है कि इस पे क्या लग रहा है, त्वरण लग रहा है, केंद्र की तरफ बल लग रहा है, तो त्वरण भी लग रहा है। तो इस त्वरण के कारण क्या होना चाहिए, इसको वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करना चाहिए। अगर उत्पन्न करेगा तो क्या होगा, इसकी ऊर्जा घटेगी, और ऊर्जा घटेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे करके नाभिक में गिर जाएगा। इन्होंने इसकी व्याख्या नहीं कर पाई, यही हमारा इनका परमाणु मॉडल का फेलियर है। फेलियर जो इनका है यही है। अब बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल पर प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या करने में सफल रहा, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां हैं जो निम्नलिखित हैं। पहले क्या है, परमाणु की अस्थायित्व। यहाँ पे वही बात हो रही है जो मैं आपसे बोला, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है क्या है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवेशित कण घूमते समय विद्युत चुंबकीय विकिरण के कारण अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है। ऊर्जा की कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन के नाभिक की दूरी भी कम होगी, धीरे धीरे पास आएगा। फिर क्या होगा, एक टाइम बाद ये नाभिक में गिर जाएगा। अगर नाभिक में गिर गया तो क्या हुआ, इसकी अस्थायित्व की व्याख्या ही नहीं हो पाई। अब हम आगे बात कर रहे हैं रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। रदरफोर्ड ने रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। क्यों, रदरफोर्ड ने बोला कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। अगर वृत्तीय कक्षा में गति कर रहे हैं
तो मैक्सवेल के अनुसार वो क्या करेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेंगे, और जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी वो क्या होंगी, सतत होंगी, यानी कॉन्टिन्यूअस होंगी। जबकि ऐसा परमाणु में नहीं पाया जाता। उसमें क्या होती हैं, जो हमारे पास जो तरंगदैर्घ्य या अगर मैं बात करूं आवृत्ति जो पाई जाती है ना, वो उसकी अलग अलग क्या होती है, लाइन होती है। यानी एक इतनी आवृत्ति की लाइन पाई जाएगी, इतनी आवृत्ति की, इतनी आवृत्ति की और इतनी आवृत्ति की, सतत नहीं पाई जाएगी। सतत का मतलब हो गया, जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो हर जो रदरफोर्ड के हिसाब से जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी यानी आवृत्ति होगी वो सतत होगी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास आवृत्ति या अगर मैं बात करूं जो वेवलेंथ आया तरंगदैर्घ्य वाया मान लेते हैं x एंगस्ट्रॉम, तो इसके बाद आगे के सभी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य पाए जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है। परमाणु में क्या होता है, हमारे पास रेखीय आवृत्ति पाई जाती है। एक बार इस बात को समझ लेते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार बदलते रहने से उनके घूमने की आवृत्ति में भी आवृत्ति बदलती रहेगी, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन सभी आवृत्ति के वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेंगे तथा इन तरंगों से सतत स्पेक्ट्रम सतत होगा। परंतु वास्तव में परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, वो सतत ना होकर क्या होता है, रेखीय होता है। इस अर्थात स्पेक्ट्रम की निश्चित आवृत्ति की बहुत सी बारीक रेखाएं होंगी, अलग अलग आवृत्ति की बारीक रेखाएं होंगी। अतः परमाणु के बारीकी रेखा का मतलब यहाँ पे कोई रेखा नहीं बन रही है। इसका मतलब हम दिखाने के लिए बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक इतनी आवृत्ति की जो है हमारे पास आवृत्ति मिलेगी, एक इतनी आवृत्ति मिलेगी, एक इतनी आवृत्ति मिलेगी, अलग अलग उसकी आवृत्ति की वैल्यू होगी, वो ऐसे ही पाई जाती है परमाणु में। जबकि इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, सतत होनी चाहिए। इसलिए एक क्या है हमारा, इनका एक फेल्योर है, यानी इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। अब आगे बात करते हैं हाइड्रोजन का बोर मॉडल। अब बोर साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक मॉडल दिया जो रदरफोर्ड ने जिनकी व्याख्या नहीं कर पाए वो इन्होंने बोर ने किया। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रदरफोर्ड के मॉडल पर उत्पन्न आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर 1913 में मैक्स